गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 केमिस्ट्री का आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 9 में जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि उनको रिवाइज करने के बाद हमको इस चैप्टर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो क्लास 9 में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फिजिकल चेंज। फर्स्ट टॉपिक फिजिकल चेंज। आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें किसी भी मैटर का केवल स्टेट चेंज होता है। स्टेट मींस जैसे कि अगर कोई चीज सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है या फिर गैस में कन्वर्ट हो सकती है। अगर कोई चीज लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो सकती है और सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। अगर कोई गैस है तो वो सॉलिड और लिक्विड इन सभी में कन्वर्ट हो सकता है। और फिजिकल चेंज को पहचानना आसान है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस जितने भी होते हैं वो सभी रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। यानी कि जैसे अगर हमने एग्जांपल के तौर पे हम एक आइस लेते हैं, आइस का एक टुकड़ा, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो आइस का जो टुकड़ा होगा, पीस होगा, वो मेल्ट होता चला जाएगा। यानी कि जो आइस सॉलिड फॉर्म में थी धीरे धीरे करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम इसी लिक्विड वाटर को ले जा करके फ्रिज में वापस रख दें तो क्या होगा, कुछ देर के बाद में वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से वो आइस बन जाएगा। तो ये सारे चेंजेस जहां पे केवल मैटर का स्टेट चेंज होता है वो सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं इस बात को। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज है ओनली चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा, मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, आप लोगों ने 9 में सब्लिमेशन पढ़ा होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और अगर हम उस वेपर को वापस से ठंडा करें तो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि कपूर हो गया, जैसे कि नौसागर हो गया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और ऐसे ही आयोडीन, क्रिस्टल आयोडीन को अगर कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो वो वायलेट कलर के वेपर्स बनाता है, बैंगनी रंग के वेपर्स बनाता है। और इन वेपर को अगर वापस से ठंडा किया जाए तो वापस ये क्रिस्टलाइन आयोडीन बना लेते हैं, जो कि वायलेट कलर का एक सॉलिड है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्लिमेशन ऑफ I2 यानी कि आयोडीन। अब फिजिकल चेंज के बाद हम सेकंड टाइप का चेंज पढ़ते हैं, केमिकल चेंज। हम लोगों ने फिजिकल चेंज में एक चीज देखी है कि फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं वो सभी रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं इस बात को। अगर हम बात करें केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में मैटर का केवल स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उन सारे चेंजेस में क्या होता है, जो मैटर होता है, जो सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस, अब वापस अगर हम उसको गर्म करें या फिर वो किसी रिएक्शन के थ्रू जाएगा तो क्या होगा, ओरिजिनल सब्सटेंस से वो किसी डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक से वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो ओरिजिनल पदार्थ होगा उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर क्या चीज चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट में अगर मैटर का स्टेट चेंज होता है तो केमिकल चेंज में वो पूरा का पूरा सब्सटेंस ही डिफरेंट हो जाता है। यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंस में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट सब्सटेंस पे। लेकिन ये जो चेंज आता है वो चेंज किस लेवल पे होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये चेंज होना चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज होने का मतलब क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, जब ये रिएक्शन, जब इसमें केमिकल चेंज होगा, जब ये डिफरेंट सब्सटेंस बनेगा तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो केमिकल चेंज में हमें क्या देखना है कि जो चेंज होना चाहिए मॉलिक्यूलर लेवल पर होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे जो मैटर का स्टेट है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन क्या चीज चेंज होनी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो सब्सटेंस इस डिफरेंट सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने दोनों टॉपिक को कवर किया, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब इस केमिकल चेंज के बाद में हम अपने टॉपिक की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं केमिकल चेंज के एग्जांपल।
अगर हम केमिकल चेंज की एग्जांपल की बात करें, हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं जो कि केमिकल चेंज में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मिल्क में अगर थोड़ी सी दही कर्ड डाल करके रख दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो पूरा का पूरा मिल्क कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मिल्क की प्रॉपर्टी और कर्ड की प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ये केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। जो फूड हम लोग पर डे लेते हैं, उस फूड को जब पकाया जाता है तो उसकी भी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। ऐसे ही जितने भी फ्यूल्स होते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो वो सभी एनर्जी देते हैं हमें। वहां पर भी बर्निंग की जो रिएक्शंस होती हैं वो सभी केमिकल चेंज होती हैं। जैसे कि एक कागज के टुकड़े को अगर जला दिया जाए तो बाद में वो एश में कन्वर्ट हो जाएगा। एश और पेपर ये दोनों ही डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। पेपर जो पहले सेलुलोज था अब वो एश बन चुका है, यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस से चेंज होकर के डिफरेंट सब्सटेंस बन गया है। हम एग्जांपल यहां पे नोट कर देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ फ्यूल। सेकेंड एग्जांपल, डाइजेशन। डाइजेशन भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है, डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड एग्जांपल क्या है, मिल्क, इसमें कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में। फोर्थ एग्जांपल क्या है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेल के अंदर जलाया जाता है और इससे हमको एनर्जी मिलती है। पूरा का पूरा ग्लूकोज ओरिजिनल सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है CO2 गैस में। अब यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो रिस्पिरेशन भी क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज है। ऐसे कई सारे केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हम लोग को अपने लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम अपने चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं जो कि है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो सभी के सभी केमिकल रिएक्शन ही होते हैं। बस यहाँ पे अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसमें जो एटम होता है उनका रीअरेंजमेंट होकर के वो डिफरेंट सब्सटेंस बन जाता है। तो केमिकल रिएक्शन एक टाइप का केमिकल चेंज है जिसमें क्या होता है कि एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है, ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में लिख लेते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। और अभी हम लोगों ने बात की थी मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे अगर कुछ डेफिनेशन को और आगे ऐड करें तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस बाय ब्रेकिंग old bond and formation of new bond। यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा, एटम का रीअरेंजमेंट होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट होगा और वो रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, जो सब्सटेंस में ओल्ड बॉन्ड थे वो टूट जाते हैं और उसकी जगह पे कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड टूटे और न्यू बॉन्ड बने। हो सकता है कि किसी रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड केवल टूट रहे हों या हो सकता है किसी रिएक्शन में केवल न्यू बॉन्ड ही बन रहे हों। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं A प्लस B। हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक A है और एक B है। अगर इनकी केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनते हैं C प्लस D। अब A और B डिफरेंट ये ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं और C और D की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें कि यहाँ पर जो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो NH4NO3 अगर इसको हीट किया जाए तो यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दीजिए। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ से हम टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकते हैं, केवल 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकते हैं, बाकी एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी N2O प्लस 2H2O। यहाँ पर आप देखेंगे
यहाँ पर बॉन्ड टूट भी रहे हैं, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन के बाद में हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। किसी भी रिएक्शन की स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस होता है, वो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस ही क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, क्योंकि वही रिएक्टिव होकर के रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वही क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, स्टार्ट रिएक्शन। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं रिएक्शन के बाद में, यानी कि फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन के बाद में फॉर्म होते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था NH4 NO3, इसको जब हीट किया था तो क्या बना था, N2O प्लस H2O। अब यहाँ पर NH4 NO3 इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो NH4 NO3 है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये क्या है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है। और जो दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं N2O और H2O, ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि एरो के पहले किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एरो के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें लिखी होती है वो क्या होती है, रिएक्टेंट होती है, और एरो के राइट साइड में जो भी चीजें लिखी होती है वो क्या होती हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो एरो के पहले रिएक्टेंट को लिखा गया और एरो के बाद में प्रोडक्ट को लिखा गया है। और एरो की डायरेक्शन जो होती है वो प्रोडक्ट की तरफ इशारा करती है। अब इसके बाद में आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से कोई ना कोई रिएक्शन होती है। इसका आंसर हम आगे देंगे। अब आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को समझा। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है जैसे हम मैथ में फार्मूले लिखते हैं। अब मैथ में फार्मूले क्या होते हैं, वो शॉर्टकट होते हैं। काफी सारे बड़े बड़े जो व्यंजक होते हैं उनको हम फार्मूले के थ्रू छोटा करके लिख देते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। अब बिल्कुल केमिस्ट्री में भी इसी तरह से है। जो केमिकल इक्वेशन होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट तो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो केमिकल इक्वेशन कई टाइप के होते हैं। पहला है, फर्स्ट जो है वो है वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की टाइप की बात करें तो फर्स्ट है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम के वायर को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो जो मैग्नीशियम का वायर होता है उसमें जो मेटलिक क्रिस्टल होती है, जलने के बाद वो व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम
ऑक्साइड। पर अब इस तरीके से लिखना सुविधाजनक नहीं है। अब इसको और सुविधाजनक करने के लिए हम वर्ड इक्वेशन के बाद में क्या लिखते हैं, किसी भी इक्वेशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वर्ड इक्वेशन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्शन को हम उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है। अगर हम रिएक्शन को बिना बैलेंस किए लिख दें, डायरेक्टली मैग्नीशियम के सिंबल और ऑक्सीजन के सिंबल को लिख दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। उसको हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। और अगर हम बात करें कि हम इस स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे पहले एग्जांपल को कंसीडर करके चलते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसका जो स्केलेटल इक्वेशन है वो क्या होगा, इसका स्केलेटल इक्वेशन होगा Mg+O। इसका स्केलेटल इक्वेशन होगा Mg। पर अब यहां पर स्केलेटल इक्वेशन के अलावा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। मैग्नीशियम का एक एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल जिसमें कि दो एटम है, उनके साथ कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब एक मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड हम देखते हैं कि इधर साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या दोनों का वेट बराबर है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का वेट स्केलेटल इक्वेशन में बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इस केस में यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट बराबर नहीं है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट बराबर नहीं होगा तो जो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, अब वो चीज को ये अप्लाई नहीं करना है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करने के बाद क्या होगा, 2Mg प्लस O2, ये फॉर्म होगा 2MgO। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखिए, 2Mg राइट साइड जो रिएक्टेंट है उसमें मैग्नीशियम के दो एटम हैं और जो प्रोडक्ट है वहां पर मैग्नीशियम के दो एटम हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन यहाँ भी है और दो ऑक्सीजन यहाँ भी है, यानी कि दोनों तरफ ये बैलेंस हो चुका है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक स्केलेटल इक्वेशन और दूसरा बैलेंस्ड इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन बैलेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट बैलेंस्ड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करता है और दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट बराबर रहता है। यहां तक पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। इसके पहले हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, तो केमिकल रिएक्शन स्टेबिलिटी पाने के लिए होती है। अगर आपके के पास में एनर्जी काफी ज्यादा हो तो आप लोग स्टेबल नहीं होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी तो इधर उधर खेलते कूदते रहेंगे, बट अगर एनर्जी कम हो जाती है तो हम एक जगह स्टेबल होकर के बैठ जाते हैं। सेम यही मॉलिक्यूल्स और एटम के साथ भी होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, जिसका आउटर मोस्ट सेल ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास करता रहता है, यानी कि वो रिएक्टिव रहता है। अब ये रिएक्टिविटी दो तरह से हो सकती है। हो सकता है उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो, या हो सकता है कि उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसके पास में ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को, उन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने का प्रयास करेगा। अब इस तरीके से एक जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और दूसरा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। जब दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे, बाइंड होने के बाद उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और उनकी एनर्जी घट जाएगी। तो कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, कोई भी रिएक्शन इसलिए होती है ताकि वो सिस्टम जो है, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है, वो सभी अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर सकें और अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें।
जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल Na+Cl। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करें तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 287। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखिए सोडियम का जो ऑक्टेट है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब सोडियम का ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये देने की जो कोशिश कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन अपने पास ले ले तो उसका भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा NaCl। यहाँ पे अगर हम Na+ और Cl- लिखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन Na+2,8 होगा और जो क्लोरीन है उसका 288 होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या होगा 288 होगा। तो कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, कोई भी रिएक्शन इसलिए होती है ताकि वो स्टेबिलिटी को पा सके और अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर सके। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, इक्वेशन तक पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कई टाइप के होते हैं, बट मेनली हम रिएक्शन के टाइप की बात करें तो 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं। उसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और वो आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के केवल एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है? वो सारी की सारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा रिएक्टेंट टुगेदर होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल की बात करते हैं अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो Na+O2, 2Na+O2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा Na2O। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा Na2O। अब यहाँ पे देखिए सोडियम के 4 एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं? ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं 2Na2O। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ रिएक्टेंट 2 है बट प्रोडक्ट क्या है? केवल एक ही मॉलिक्यूल है। तो अगर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल हैं H2 + I2, ये मिलकर बनाते हैं 2HI। Mg, अभी इसके पहले का एग्जांपल Mg+O2 बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2MgO। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? ये सभी एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो लोगों ने फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा। अब इसके बाद हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स की बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 टाइप हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट टाइप एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एंडो मींस होता है किसी चीज का इंटर होना और थर्मिक का मतलब क्या है? टेंपरेचर। अगर किसी रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो रही है तो ऐसी सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसमें क्या होता है? हीट इज इन्वॉल्व। इंडायरेक्ट रिएक्शन में हीट जो है इन्वॉल्व हो रही है। जैसे अभी इसके पहले का एग्जांपल की बात करते हैं Mg
प्लस O2। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो यानी कि हम इस रिएक्शन को हीट दे रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है 2NgO। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें CaCO3, अगर हम इसको हीट करें तो हीट करने पर क्या होता है, CaCO3 डिकम्पोज हो जाता है CaO+CO2 में। यहाँ पर डेल्टा का साइन क्या शो करता है, डेल्टा का साइन ये शो करता है इन सारी रिएक्शंस को हीट दी जा रही है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है, उसको हीट दी जा रही है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन सारी रिएक्शन के लास्ट में क्या लिख दिया जाता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H। यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम के अंदर अगर कोई चीज इन रही है, इन हो रही है, तो वो प्लस में लिखी जाएगी, यानी कि हीट। डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी, रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो बढ़ रही है। डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव। इस रिएक्शन के लिए भी क्या होगा, डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट इन्वॉल्व होती है, और इन रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है कि उनके लास्ट में डेल्टा H पॉजिटिव लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो रिएक्टेंट के साइड में ही प्लस हीट करके भी लिख सकते हैं। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं CaCO3 प्लस हीट, तो प्रोडक्ट मिलेगा CaO प्लस CO2। तो दोनों तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, चाहे डेल्टा H पॉजिटिव लिखा जाए और चाहे रिएक्टेंट के साथ में प्लस हीट करके लिख दिया जाए। अब इसके बाद में सेकंड टाइप एंडोथर्मिक रिएक्शन के अलावा दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड टाइप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एग्जिट होती हो वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, वो सारी रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, हीट इज रिमूव। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकल रही हो, रिमूव हो रही हो, तो सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल, व्हाइट पासिंग करने के लिए जो क्विक लाइम होता है, चूना पत्थर, जब उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी में डालने के कुछ देर के बाद में पूरा का पूरा वो बकेट जिसमें कि चूने को डालते हैं, वो पूरा का पूरा बकेट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो बकेट क्यों गर्म हुआ, वहां पर हीट कहां से आई, तो वहां पर जो हीट है वो रिएक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट के साथ में बाहर निकली है, यानी कि एग्जिट हुई है। तो ऐसे जितनी भी रिएक्शंस जिनमें कि हीट बाहर निकलती है प्रोडक्ट के साथ में, वो सारी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल CaO प्लस H2O क्विक लाइम प्लस वाटर क्या बनता है, CaOH होल्ड ट्वाइस, या फिर लाइम वाटर। ऐसे कई सारी रिएक्शंस हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं।